हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। आइए आगामी एग्जाम को देखते हुए इकोनॉमिक्स के कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार एफईआर में निम्नलिखित में से क्या शामिल है। पहला है विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियां एफसीए, दूसरा है सोना गोल्ड, तीसरा है विशेष आहरण अधिकार एसडीआर स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, चौथा है रिजर्व ट्रेंच स्थिति मतलब रिजर्व ट्रेंच पोजीशन। आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो देखिए, जो आरबीआई के विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें ये सभी शामिल होते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। अब जान लीजिए कि विदेशी मुद्रा परिसंपत्ति में क्या होता है। तो बेसिकली इसमें मुद्राओं का होल्डिंग्स होते हैं, होल्डिंग्स। इसके अलावा इसमें जो शामिल हो सकता है आपका अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या हो सकता है, तो विदेशी बैंक में जमा संपत्ति जो आरबीआई करती है, विदेशी बैंक में जमा संपत्ति। ठीक है, अगर हम सोने की बात करें तो आरबीआई गोल्ड अपने पास रखता है। एसडीआर देखिए, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स क्या है, ये आईएमएफ के द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है। और ये 5 जो करेंसी है, 5 मुद्राएं जो विश्व की, उसके बास्केट से बना हुआ होता है। और इस 5 मुद्रा में क्या क्या शामिल होता है, तो इसमें शामिल होता है यूएस डॉलर, उसके अलावा चीन का रेनमिनबी। ठीक है, उसके अलावा आप यूरो। ठीक है, उसके अलावा जापान, जापान का क्या होगा, येन। और उसके अलावा ब्रिटेन, ब्रिटेन का क्या शामिल होगा, तो पौंड स्टर्लिंग, पौंड स्टर्लिंग। ठीक है, इसमें ये शामिल होता है। आरटीपी क्या होता है, तो ये बेसिकली जो आईएमएफ में किसी भी देश की मुद्रा है और जो आईएमएफ ने उसको एसडीआर आवंटित किया है, आवंटित, उसके बीच के अंतर को दर्शाता है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर डी होगा। क्वेश्चन है, मूल के नियम रूल ऑफ ओरिजिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मूल के नियम किसी उत्पाद के राष्ट्रीय स्रोत को निर्धारित करने वाले आवश्यक मानदंड है। दूसरा है, मूल के नियम सीमा शुल्क एजेंसियों को यह जानने में मदद करते हैं कि किसी दिए गए उत्पाद पर कौन से नियम और शुल्क लागू होते हैं। तीसरा है, इनका उपयोग व्यापार सांख्यिकी के उद्देश्य से किया जाता है। चौथा है, उनका महत्व इस तथ्य से प्राप्त होता है कि कई मामलों और प्रतिबंध आयात के स्रोत पर निर्भर रहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। ए केवल 1 और 2, बी केवल 3 और 4, सी केवल 1 3 और 4 और डी उपरोक्त में से सभी। तो ये जो रूल ऑफ ओरिजिन होता है इन सभी को शामिल करता है। इस प्रकार इसका आंसर डी उपरोक्त में से सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह जन्म और ठीक 1 वर्ष की आयु के बीच मरने की संभावना है जो प्रति 1 लाख जीवित जन्म पर व्यक्त की जाती है। दूसरा है, वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर 189.6 थी। तीसरा है, वर्ष 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 थी। चौथा है, भारत के महापंजीयन आरजीआई के नमूना पंजीकरण प्रणाली एसआरएस बुलेटिन के अनुसार वर्ष 2019 में सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर वाला राज्य उत्तर प्रदेश था। आपको सही बताना है। तो देखिए, ये जो शिशु मृत्यु दर काउंट होता है वो 1 लाख पे नहीं बल्कि 1000 पे होता है। इस तरीके से पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, हमारा डी और ए यहाँ से कट जाएगा। दूसरा है कि वर्ष 1950 में शिशु मृत्यु दर इतना था, बिल्कुल सही है, तो दूसरा हमारा सही है। तीसरा भी सही है, 2019 में शिशु मृत्यु दर 30 था। अगर वर्तमान की बात करें 2024 की, तो ये घटकर 25.7 लगभग आप मान लीजिए 26 हो गया है। तो ये भी ध्यान रख लीजिए। और ये उत्तर प्रदेश नहीं था बल्कि एमपी था और अभी भी एमपी ही है। इस प्रकार चौथा भी गलत हो गया, तो ये कट गया। हमारा आंसर सी होगा, केवल 2 और 3।
चौथा क्वेश्चन है, एक अवधारणा के रूप में मानव पूंजी निर्माण, ह्यूमन कैपिटल जो होता है को एक प्रक्रिया के रूप में बेहतर ढंग से समझाया जा सकता है जो सक्षम बनाता है। पहला है, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी जमा करते हैं। दूसरा है, ज्ञान बढ़ाते हैं। तीसरा, कौशल स्तर बढ़ाते हैं। चौथा है, देश के लोगों के ज्ञान, कौशल स्तर और क्षमताओं को बढ़ाते हैं। नीचे दिए गए कोड का उपयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो देखिए, पहला गलत है, किसी देश के व्यक्ति अधिक पूंजी जमा करते हैं, बिल्कुल नहीं। दूसरा सही है कि ज्ञान बढ़ाते हैं। तीसरा ये भी है कि कौशल बढ़ाते हैं। लेकिन चौथा स्टेटमेंट देखेंगे आप, तो इसमें इन्होंने तीनों को शामिल कर दिया है। ज्ञान ही बढ़ाते हैं, नॉलेज एंड देन स्किल एंड क्षमता, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग भी होता है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर डी होगा, केवल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, बैंकरप्सी एक वित्तीय स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें कोई व्यक्ति या संस्था अपने ऋण का भुगतान करने में असमर्थ होती है। दूसरा, इंसॉल्वेंसी एक कानूनी प्रक्रिया है, लीगल प्रोसेस को संदर्भित करता है जहां देनदार की संपत्ति को लेनदारों के लाभ के लिए परिसमाप्त या पुनर्गठित किया जाता है। तीसरा, बैंकरप्सी एक स्थिति है, स्टेट है, जबकि इंसॉल्वेंसी एक निष्कर्ष है, कंक्लूजन है। चौथा, भारतीय इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड आईबीबीआई इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कार्यवाही की देखरेख के लिए जिम्मेदार नियामक निकाय है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है आपको बताना है। तो देखिए, जो पहला और दूसरा स्टेटमेंट है ये एक दूसरे के अपोजिट लाइनों को संदर्भित कर रहा है। इंसॉल्वेंसी एक फाइनेंशियल स्टेट होता है, वित्तीय स्थिति होता है, और जबकि बैंकरप्सी जो होता है वो एक लीगल प्रोसेस होता है। तो इस प्रकार देखेंगे तो एक दूसरे को इंटरचेंज किया गया है। तो पहला और दूसरा दोनों ही स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो जैसे ही पहला गलत हो गया, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो ये गलत हो गया। तो हमारा आंसर सी, केवल 4 होगा। अभी मैंने आपको बताया कि बैंकरप्सी एक स्थिति नहीं बल्कि बैंकरप्सी एक कंक्लूजन को संदर्भित करता है, और इंसॉल्वेंसी जो होता है वो फाइनेंशियल स्टेट को संदर्भित करता है। और चौथा स्टेटमेंट हमारा सही है कि इसके लिए जिम्मेदार नियामक निकाय की स्थापना की गई है। तो इस प्रकार सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक नीति प्रस्ताव किस वर्ष अपनाया गया था। ऑप्शन है, ए 1956, बी 1954, सी 1952, डी 1950। इसका सही आंसर ए होगा, 1956 में अपनाया गया था। देखिए, अन्य भी औद्योगिक नीति आई थी। इसके पहले 1948 की नीति आई थी, उसके बाद 1956 की नीति आई, उसके बाद 1977 की नीति आई, उसके बाद 1980 की नीति आई, उसके बाद 1990 की नीति आई, और फिर जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया 1991 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पाद लिंक प्रोत्साहन पीएलआई योजना के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, यह योजना घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन विनिर्माण और निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन लिंक प्रोत्साहन प्रदान करती है। दूसरा है, इस योजना में आवेदकों की 2 श्रेणियां हैं, अर्थात वैश्विक कंपनियां और घरेलू कंपनियां। तीसरा है, यह योजना भारत में निर्मित और लक्ष्य खंड के अंतर्गत आने वाले सामानों की शुद्ध वृद्धिशील बिक्री आधार वर्ष पर पात्र कंपनियों को 6 वर्ष की अवधि के लिए लगभग 8% का औसत प्रोत्साहन देगी। चौथा है, पीएलआई के तहत लक्ष्य खंड में लैपटॉप, टैबलेट, ऑन इन वन पीसी, सर्वर और अल्ट्रा स्मॉल फॉर्म फैक्टर्स शामिल होंगे। उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है बताना है। ठीक है, तो देखिए, पहला तो सही है क्योंकि यह चाहता है कि बड़े निवेश को आकर्षित किया जाए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में। ठीक, दूसरा है कि 2 श्रेणियों में विभाजित, ऐसा कोई भी विभाजन नहीं किया गया है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर गलत है, लेकिन चूंकि गलत स्टेटमेंट ही पूछ रहा है तो ये हमारा सही होगा। जैसे यहाँ ये सही है और एक गलत पूछ रहा है तो पहला हम कट कर दें तो हमारे पास बच गया बी और डी। 2 और 2 कॉमन है, हमको देखना है 3 और 4 में क्या सही होगा। तो देखिए, ये जो है 6 साल की बात नहीं की गई थी बल्कि बेस ईयर के हिसाब से 5 ईयर की बात की गई है, और ये लगभग 8% का औसत नहीं है बल्कि यह 4 से 6% तक का औसत प्रोत्साहन देने की बात की गई है। तो हमारा इस प्रकार देखें
तो ये भी गलत हो गया, मतलब हमारा आंसर के हिसाब से ये सही होगा, डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 और 3। और इसमें तो लक्षित खंड में लैपटॉप है, टैबलेट है, पीसी है, सर्वर, ये सभी शामिल हैं ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कारक भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति में संभावित रूप से योगदान दे सकते हैं? पहला है सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। बिल्कुल हो सकता है, अगर सरकार अपनी एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी तो लोगों के पास क्या हो सकता है कि पैसे आ जाएंगे, जिससे कि मुद्रास्फीति बढ़ सकती है। दूसरा, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और सुस्त आर्थिक विकास। बिल्कुल, अगर जो उत्पादन है मार्केट में चाहिए वो आपका उत्पादन हो ही नहीं रहा है, तो इससे क्या होगा, उसके डिमांड बढ़ जाएंगे और वस्तु जो कम है, इसके कारण उसमें क्या होगा, इन्फ्लेशन रेट उसका बढ़ जाएगा, उसकी कीमत बढ़ जाएगी। तो दूसरा भी सही है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, ये भी सही है कि उपभोक्ता खर्च में अगर हम कमी करते हैं तो उससे क्या होगा, वस्तु निकलेगा नहीं तो इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है। घरेलू मुद्रा की सराहना निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी की ओर ले जाती है। बिल्कुल, घरेलू मुद्रा अगर मजबूत हो जाएगा तो निर्यात प्रतिस्पर्धा क्या होता है, कम होने लगता है। तो तीनों चारों ही सही है, इसके हिसाब से आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण और भारत पर इसके प्रभाव के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, सत्य नहीं है? पहला, ए, इसने वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार का विस्तार किया है। बिल्कुल ही विस्तार हुआ है। बी, इसने प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रवाह को बढ़ाया। बिल्कुल, वर्तमान में अभी भारत के पास कितना, अगर हम केवल आरबीआई के पास विदेशी मुद्रा की बात करें तो वो 650 अमेरिकी डॉलर से अधिक है। 650 बिलियन की बात कर रहे हैं हम, बिलियन अमेरिकी डॉलर। ठीक है। सी, निर्यात में वृद्धि आयात में वृद्धि से अधिक है। ये स्टेटमेंट गलत है, अभी भी हम आयात जो है इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं अपेक्षा एक्सपोर्ट के, तो सी हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो है, केंद्र सरकार के गैर योजनागत व्यय के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन सा सही है? पहला, ए, व्यय ब्याज भुगतान पर होता है। बी, व्यय विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर होता है। सी, व्यय कृषि पर होता है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, इस तरीके की चीजें क्या है, योजनागत होती है, प्लान्ड होती है। ठीक है। और जो ब्याज का भुगतान है, पेंशन है, इस तरीके की चीजें क्या है, वो गैर योजनागत व्यय में शामिल की जाती है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि विपणन प्रणाली मतलब एग्रीकल्चर मार्केट रिजीम जो होता है में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाई गई नीतिगत उपाय क्या है? ए, न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। बी, बफर स्टॉक का रखाव, ये भी सही है। सी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस। और डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो ये सभी सही है, इसलिए बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को लागू करने का सुझाव दिया था? तो आपके ऑप्शंस हैं, ए, रंगराजन समिति। बी, एस राघवन समिति। सी, विजय केलकर समिति। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर बी होगा। एस राघवन समिति ने ही इसकी सिफारिश की थी कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 लागू की जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना मानव संसाधन विकास पर केंद्रित थी? ए, पहली। बी, तीसरी। सी, पांचवी। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो 8वीं पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान था, जो 1992 से 97 के बीच बना, इसी में सबसे पहली बार हमने मानव संसाधन विकास पर फोकस रखा था। 15 है, नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिए कौन सा संगठन सर्वेक्षण करता है? ऑप्शन है, ए, एनएसएसओ। बी, नीति आयोग। सी, आरबीआई। डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही आंसर ए होगा। एनएसएसओ जो है यही कलेक्ट करता है डेटे को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बजट में वित्त मंत्री ने उदारीकृत विनिमय दर प्रबंधन प्रणाली की घोषणा की?
ए केंद्रीय बजट 1991-92, बी केंद्रीय बजट 1992-93, सी केंद्रीय बजट 1993-94, डी उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर बी होगा, केंद्रीय बजट 1992-93 में इसकी घोषणा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना के लक्ष्य थे? पहला विकास, दूसरा आधुनिकीकरण, तीसरा आत्मनिर्भरता, चौथा साहित्य। बताना है कौन सा सही है। तो देखिए साहित्य यहाँ आ गया है, ये लक्ष्य था ही नहीं, तो देखिए इस तीनों में है, इसलिए हमारा आंसर डी होगा। देखिए पंचवर्षीय योजना का हमेशा जो लक्ष्य हो सकता है वो विकास होगा, आधुनिकीकरण होगा, आत्मनिर्भरता होगा, समानता होगा एवं न्याय हो सकता है, समानता एवं न्याय, ठीक है, सुरक्षा और शांति, सुरक्षा एवं शांति। तो ऐसे कुछ तत्व इसके लक्ष्य हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से एसीजेड अधिनियम 2005 के उद्देश्य हैं? पहला अतिरिक्त आर्थिक गतिविधि का सृजन, दूसरा वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात को बढ़ावा देना, तीसरा रोजगार का सृजन। बताना है कौन सही है। तो ये तीनों ही सही है, आपका आंसर ए होगा, 1, 2 और 3। और ध्यान रखिएगा एसीजेड अधिनियम 2005 में ही आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जिला स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए, राज्य सरकार यदि उचित समझे तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम स्थापित कर सकती है। बी, जिला फोरम के सदस्यों में से एक महिला होगी। सी, जिला फोरम उन शिकायतों पर विचार करता है जहां वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य 50 लाख रुपए से अधिक नहीं है। डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर डी होगा। राज्य सरकार जो है यदि उचित समझेगी तो एक जिले में एक से अधिक जिला फोरम की स्थापना कर सकती है, और मिनिमम जो जिला फोरम होता है उपभोक्ता निवारण, इसमें 2 सदस्य हो सकते हैं मिनिमम, और उसमें से एक महिला का होना आवश्यक है। और ये जो सुनवाई करती है इनका मैक्सिमम मूल्य क्या होता है? 50 लाख रुपए तक निर्धारित किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति मुद्रास्फीति की ओर ले जा सकती है? ठीक है, इन्फ्लेशन की ओर। ए, समग्र मांग की तीव्र वृद्धि आपूर्ति से अधिक होना। बी, समग्र मांग में धीमी वृद्धि। सी, मुद्रा पूर्ति में कमी। डी, बेरोजगारी का उच्च स्तर। तो देखिए बेरोजगारी का उच्च स्तर इन्फ्लेशन को नहीं बढ़ा सकता। समग्र मांग में तीव्र वृद्धि हो जाए, अगर मांग बढ़ता जा रहा है और उसके अनुसार आपूर्ति नहीं होता है, तो ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ा दे। तो इसका आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीतियां असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता कर सकती है? ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा सकती है और इसके फलस्वरूप मुद्रा अधिमूल्यन एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी होता है। ए, विस्तारीकारी राजकोषीय और मौद्रिक नीति। बी, संकुचनकारी राजकोषीय और मौद्रिक नीति। सी, संकुचनकारी राजकोषीय नीति और विस्तारकारी मौद्रिक नीति। डी, संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारकारी राजकोषीय नीति। तो इसका सही आंसर डी होगा। संकुचनकारी मौद्रिक नीति अगर हम कर देते हैं तो हमारा इंटरेस्ट रेट जो होगा वो बढ़ जाएगा, और विस्तारकारी राजकोषीय नीति कर देंगे तो इससे भी क्या होगा, हम या तो टैक्स रेट को कम कर देते हैं या बढ़ा देते हैं, तो इससे ही हमारा इंटरेस्ट रेट क्या होता है पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है, सरकार द्वारा व्यय में कमी के कारण निजी निवेश व्यय में संकुचन को क्या कहते हैं? ए, क्राउडिंग आउट। बी, क्राउडिंग इन। सी, पंपिंग निवेश बढ़ना। डी, डंपिंग। इसका सही आंसर ए होगा, निजी निवेश का बहिर्गमन या क्राउडिंग आउट बोलते हैं सरकार द्वारा व्यय में कमी। अर्थात आप ऐसे समझ लीजिए, अगर सरकार क्या करती है कि मार्केट से ही पैसे को खींच लेती है, अपने लिए उधार ले लेती है, तो फिर जो निजी निवेश होगा उनके लिए मार्केट में पैसा नहीं होगा, तो वो पैसा उठा नहीं पाएंगे मार्केट से या बैंक से, तो इससे क्या होगा, संकुचन हो जाएगा और ये बाहर चले जाएंगे, क्राउडिंग आउट हो जाएगा, ये निजी निवेश यहाँ ना होके किसी अन्य देश में होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग के उद्देश्य हैं? नीति आयोग का फॉर्मेशन कब हुआ? 2015 में। ठीक है, ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों पर नीतियां लागू करते हैं, बिल्कुल नहीं, ये थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं। तो पहला हमारा गलत हो गया,
ए गलत, सी गलत, ठीक है। राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर निधियों का आवंटन, ये भी काम इनका नहीं है, बी गलत हो जाएगा। तीसरा है, अब ये काम जो है वित्त आयोग का वित्त मंत्रालय के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा है, कार्य नीतियां एवं दीर्घावधि नीतियां और कार्यक्रम ढांचे को डिजाइन करना, बिल्कुल ये थिंक टैंक के रूप में काम करते हैं, तो बेसिकली ये प्लानिंग करते हैं, ठीक। तो इस प्रकार डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित संदर्भ अवधि के आधार पर मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय एमपीसी के संदर्भ में गरीबी के परिकलन की सिफारिश किसके द्वारा की गई? ए लकड़वारा समिति, बी तेंदुलकर समिति, सी दांडेकर समिति, डी अलग समिति। तो इसका सही आंसर तेंदुलकर समिति होगा। इन्होंने ही एमपीसी का संदर्भ लिया था, जिसे मिश्रित संदर्भ अवधि को आधार बनाया गया था, मिक्स बास्केट। ये 2005 में कमेटी बैठी थी और इन्होंने अपना रिपोर्ट 2009 में सौंपा था। ये रिव्यू करना था गरीबी के आधार को कि तरीका सही अथवा नहीं है, ठीक। लकड़वारा समिति की बात करें तो ये 1993 में बना था। अलग समिति की बात करें तो 1977 में बना था। अर्थ दांडेकर कमेटी थी, ये 1971 में बनी थी और इन्होंने ही सबसे पहले गरीबी को एनालाइज करने की कोशिश की थी। 1977 में अलग कमेटी बनी थी, इन्होंने अपनी रिपोर्ट 1979 में दिया था, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोषण अभियान को क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी कार्यनीतियां अपनाई गई है? ठीक है, पहला बेहतर सेवा सुपुर्दगी के लिए अंतर क्षेत्रीय सम्मेलन इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस। दूसरा है महिलाओं और बच्चों की वास्तविक समय रियल टाइम में वृद्धि को मॉनिटर करने के लिए आईसीटी का प्रयोग। नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग करना है, ये दोनों ही सही है। पोषण अभियान के द्वारा ये इंटरसेक्टोरल कन्वर्जेंस भी होता है, साथ में रियल टाइम में मॉनिटरिंग भी की जाती है आईसीटी के द्वारा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। और ये भी जान लीजिए कि जो पोषण अभियान है ये शुरू कब हुआ था? तो ये 2018 में शुरू हुआ था और इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? कुपोषण को दूर करना। और किसमें किसमें? तो किशोरियों में, बच्चों में, गर्भवती महिलाओं में स्तनपान कराने वाली माताओं को कुपोषण को दूर करना इनका लक्ष्य है, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं नोटिफिकेशन पाएं। धन्यवाद।